हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप निकाला था स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, और वो रिलेशनशिप हमारे पास आ गया था स्मॉल जी इट विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम वाज मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर वाज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसी के बेस पर हम यहाँ पर एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ से अगर हम ये स्मॉल जी यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लेकर चले थे, स्मॉल एम। क्या स्मॉल एम पर स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है? स्मॉल एम की क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। इसीलिए अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाएं या किसी लाइट ऑब्जेक्ट को फॉल करवाएं तो वहाँ पर उनका जो जिस रेट से वो फॉल कर रहे हैं वो वैल्यू वहाँ पर क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मास के क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट आ रही है। इसके बाद भाई अब फ्री फॉल का केस हम लेकर चलते हैं, तो उस केस में हमने जो पीछे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ली थी, कौन कौन सी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। इन इक्वेशंस में जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो a इज़ रिप्लेस्ड बाई g, a इज़ रिप्लेस्ड बाई g, और g का साइन कन्वेंशन इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो हम उसकी मोशन का केस लेकर चल रहे हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रही है। तो इसके बेस पर देखिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करवा रहे हैं और उस केस में अब देखो ये ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी कहाँ होती है, डाउनवर्ड। तो इस केस में जो g की वैल्यू है वो कौन से साइन के साथ आएगी, विद पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो अब देखिए उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन g किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो गई, अपोजिट। इस सिचुएशन में g का जो साइन लिया जाएगा वो विद नेगेटिव साइन लिया जाएगा। बाकी a को g से आपने रिप्लेस करना है। यहाँ पर v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी में v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, कि अगर g का साइन कन्वेंशन प्लस आ रहा है और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है तो इसमें माइनस जी टी कर देंगे। इसी तरह से s का केस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा इस केस में, और यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा इस केस में, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs आ जाएगा इस केस में, और माइनस gs आ जाएगा, माइनस 2gs आ जाएगा इस केस में। तो ये कुछ कंसेप्ट था भाई हमारा किसके ऊपर है, इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो फ्री फॉल का केस हम लेकर चलते हैं तो वहाँ पर किस तरह से उनके साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, कहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद भी अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, कौन सा, मास एंड वेट। मास एंड वेट। तो देखिए भाई 2 टर्म हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, मास क्या है और वेट क्या है। मास तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर
present in a body is called mass of body. किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो उसका क्या बोला जाएगा भाई, मास बोला जाएगा. इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम और ग्राम. तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम या ग्राम में इसको हम मेजर करते हैं. और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरा, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट. कांस्टेंट एट एनीवेयर. कहीं पर भी ले जाओ उस ऑब्जेक्ट को, उसका मास क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा. तो ये कुछ मास के कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया. अब हम वेट की बात करते हैं. तो वेट का क्या कंसेप्ट है भाई, वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स with which earth attracts it. जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ, अपने सरफेस की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से, उस फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का क्या बोला जाता है भाई, वेट बोला जाता है. अब क्योंकि ये फोर्स के रूप में वैल्यू ली जा रही है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन. क्योंकि फोर्स की यूनिट आपने पढ़ी है, न्यूटन होती है, और ये भी एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी. अच्छा, वेट कैसी क्वांटिटी है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेट ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. किसी बॉडी का वेट क्या है, कैसी क्वांटिटी है, कि वेक्टर है, क्वांटिटी है. अच्छा, जैसे मास किसी भी बॉडी का कहीं पर भी क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा. वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर. हर जगह पर ये कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी एट दैट प्लेस. उस जगह पर जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जी की वैल्यू क्या लाई कर रही है, क्योंकि हर एक जगह पर जी की वैल्यू में चेंज आ जाता है. और जी की वैल्यू में चेंज आ गया तो किसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा, वेट की वैल्यू में चेंज आएगा. फॉर एग्जांपल, अर्थ की शेप को ही ले लीजिए. एक इलिप्टिकल शेप हम इसकी लेकर चलते हैं. एक लाइन ऑफ इक्वेटर होती है और एक पोल्स होते हैं भाई. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट पोल्स पर मेजर किया जाए और अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पर मेजर किया जाए तो उनके वेट में डिफरेंस मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी रिलेशनशिप आपको बताया था स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, Gm/r². अब देखिए, अगर आर की बात करते हैं तो पोल्स में तो ये डिस्टेंस क्या लाई कर रही है, कम लाई कर रही है, और इक्वेटर पर ये डिस्टेंस ज़्यादा लाई कर रही है. अब इस डिस्टेंस की जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शन में लाई कर रही है. तो जहाँ पर आर की वैल्यू कम होगी वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा. इसीलिए वेट ऑफ बॉडी विल बी ग्रेटर
will be greater at poles than its weight on equator। इक्वेटर की बजाय पोल्स पर किसी बॉडी का वेट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पोल्स पर आर की वैल्यू क्या है, कम है, इसीलिए जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं, ए फोर्स होता है, और फोर्स का कंसेप्ट आपने एम में पढ़ रखा है। ए की रिप्लेसमेंट जब जी से करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू एम जी के इक्वल आ जाएगी। अब एम किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है तो डब्ल्यू की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जी पर। जहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पर वेट की वैल्यू ज़्यादा होगी। वहीं इक्वेटर पर क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसीलिए आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा तो जी स्मॉल होगा, जी स्मॉल होगा तो वेट वहाँ पर स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था भाई हमारा इक्वेटर और पोल्स पर किस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि भाई किसी भी बॉडी का वेट मून की सरफेस पर अर्थ के कंपैरेटिवली कितना लाई करेगा, तो उसके लिए फिर कौन सा रिज़ल्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, F = G। मान लीजिए मून सरफेस पर मून का जो मास है वो हम m से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और एक स्मॉल m हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, और नीचे rm डिनोट रेडियस ऑफ मून। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने फोर्स का रिज़ल्ट पढ़ा था। फोर्स का रिज़ल्ट कहें या ये वेट का रिज़ल्ट कहें, Wm कह सकते हैं आप। तो ये वैल्यू तो मून के सरफेस पर हो गई भाई, और इसी तरह से आप वेट ऑन अर्थ सरफेस We का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। वो भी ये यहाँ पर Fm ले सकते हैं, ये यहाँ पर Fe आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो ये आ जाएगा Gm/r²। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन हमने 1 ले ली और ये इक्वेशन हमने 2 ले ली। अब क्या करेंगे, 1/2। तो देखिए Wm/We इट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कैपिटल G mm/m/r², और इसको डिवाइड कर देंगे, इट विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r² से। तो देखिए यहाँ पर G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, और ये रिज़ल्ट बच गया आपके पास। इट विल बी mm, और ये फोर्थ टर्म ऊपर चली जाएगी r², और नीचे आ जाएगा ये m, और साथ में ये आ जाएगा rm²। जब इन सब की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ये सारी वैल्यू जब आप रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके पास कितना आ जाता है, 1/6। तो यहाँ से वेट ऑन मून सरफेस इट विल बी इक्वल टू वेट ऑन अर्थ सरफेस का कितने टाइम्स आ गया भाई, 1/6 टाइम्स आ जाता है। तो ये रिज़ल्ट आप याद रखेंगे। अर्थ सरफेस पर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस कितना है, 60 न्यूटन है। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून सरफेस पर कितना होगा भाई, 60/6, इट विल बी 10 न्यूटन। तो ये कंसेप्ट था भाई आपके पास मास एंड वेट का। इसके बाद भाई बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर का क्या कंसेप्ट है भाई। थ्रस्ट बेसिकली क्या है भाई, इट्स ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ अप्लाइड in a perpendicular direction to the surface of a body।
किसी सरफेस पर, अब ये पेन मैंने रखा है, ये इस नोटबुक के सरफेस के किस डायरेक्शन में रखा है भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, थ्रस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ए फोर्स अप्लाइड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। ए फोर्स अप्लाइड इन ए परपेंडिकुलर direction to the surface of body is called thrust। अब जैसे आप जिसको निडल को आपने किसी पेपर पर कोई निडल लगानी है, तो उसको क्या करेंगे, हम थंब से प्रेस करते हैं किस डायरेक्शन में, उस पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हम जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पिन अंदर चली जाती है। उसी पिन को अगर आप यूँ ओरिजेंटली रख कर अब यहाँ से प्रेशर करो, क्या वो कहीं पर उसका फोर्स परफॉर्म कर पाएगा? वो तब परफॉर्म कर पाएगा जब उसको आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रख कर और फिर प्रेस करेंगे ऊपर से, तो फिर वो पेज को आर पार कर पाएगी। तो इस तरह से, या फिर किसी नेल को आपने उसमें वुड में जो है इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए उस नेल के ऊपर हैमर से आप फोर्स अप्लाई करते हैं किस डायरेक्शन में, सरफेस ऑफ वुड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप उस नेल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो तब वो नेल उस वुड के अंदर चली जाती है। तो ये जो यहाँ पर अब नेल का आपने नोट किया होगा, जो फ्रंट पोर्शन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल नैरो होता है। एरिया वहाँ पर क्या होता है, स्मॉल होता है। एरिया का कंसेप्ट हमारे कहाँ यूज होगा, प्रेशर में। तो प्रेशर इज़ रिलेटेड विद थ्रस्ट। किस तरह से प्रेशर किसके इक्वल होगा, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एरिया जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम। और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अब ये तो कम एरिया वाला एग्जाम्पल आपने लिया। निडल का जो आगे का पोर्शन होता है, जैसे पेन का ये फ्रंट पोर्शन है, ये यहाँ पर क्या है, वेरी नैरो पोर्शन है। ऐसे ही निडल में भी नैरो होता है, तभी वो अंदर धंस पाती है वुड के अंदर। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, तो ऊपर से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर से वो अंदर चली जाती है। इसीलिए जो नाइफ़ के भी एजेस क्या होते हैं, नैरो होते हैं, ताकि वो इजीली चीज़ों को कट कर सकें। और एक एग्जांपल हम ज़्यादा प्रेशर वाले ज़्यादा एरिया वाला अगर हम लेकर चलें तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम। अब आप जैसे नोट करते हैं, एक तो आप सैंड पर खड़े हों वर्टिकल डायरेक्शन में, वहाँ पर सिर्फ कौन सा एरिया कवर होगा, आपके जो पाज हैं, जो पैर के नीचे का पोर्शन है वो कवर हो रहा है सैंड पर। और एक आप बिल्कुल ओरिजेंटल डायरेक्शन में फ्लैट लेट जाएं, तो किस केस में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी भाई, जो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़े हैं वहाँ पर, क्योंकि एरिया कम है इसलिए वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहाँ पर आप सैंड को ज़्यादा क्या कर सकेंगे, प्रेस कर पाएंगे और डिप्रेस्ड वहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन जो फ्लैट लेटेंगे उसमें आप इतना वहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द होल बॉडी इज़ वेरी लार्ज, और एरिया जब लार्ज हो गया तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए वहाँ पर आप सैंड को उतनी ज़्यादा अमाउंट में जो है नीचे नहीं धंसा पाएंगे। तो ये कंसेप्ट था अभी हमारे पास किस चीज़ का, थ्रस्ट का और प्रेशर का। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। कहते हैं ब्लॉक ऑफ वुड इज़ केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज़ 5 किलोग्राम।
किसी वुडन ब्लॉक का मास दे दिया, मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना दे दिया 5 किलोग्राम, एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर टू 10, लेंथ ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ दे दी, ये ब्रेड्थ दे दी और ये हाइट दे दी, ये दे दिया भाई। तो कहता है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन टेबल टॉप। प्रेशर की वैल्यू पूछी है, प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर का कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। और थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स। फोर्स के लिए F इजिक्वल टू एम ए कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। वेट निकालने के लिए W इजिक्वल टू mg, तो एक की रिप्लेसमेंट G से हो जाएगी, तो उसके बेस पर यहाँ से हम F का रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू जी। m कितना है 5 और g कितना है 9.8, सो इट विल बी 5 एट द 40, 5 9 45 और 49 न्यूटन आ जाएगा भाई। यहाँ से आपके पास किस चीज़ की वैल्यू, थ्रस्ट की वैल्यू। जहाँ तक एरिया की बात है, तो एरिया के लिए देखो उसने कौन कौन से पोर्शन सेलेक्ट किए हैं जो बेस पर लाई कर रहे हैं। उसमें 2 पार्ट दिए हैं भाई उसने। एक पार्ट में तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का अगर पोर्शन टेबल टॉप के ऊपर रखा जाता है, और सेकंड केस में कह रहा है अगर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ये रखा जाता है। तो दोनों केसेस में किस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी गई है भाई, प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है। तो प्रेशर का कंसेप्ट अभी बताया था आपको, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एरिया की वैल्यू आपके पास 2 डायमेंशंस दे रखे हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया किसके इक्वल आएगा, इट विल बी 20 इंटू 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस, और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, और स्क्वायर करें तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ले सकते हैं आप 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। अब इस एरिया की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे इस फार्मूले में, तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, थ्रस्ट कितना आया था 49 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2, ये ऊपर ले जाओ भाई 10 की पावर -2, 49 इंटू 10 की पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो 100 आ जाएगा, और नीचे 2, सो इट विल बी 4900 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 0, 2450। ये किस में आ जाएगा, यूनिट की अगर बात करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड केस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, 40 इंटू 20, इट विल बी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 800 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया आ गया तो प्रेशर का रिजल्ट वही, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास 49 था, एरिया हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में, तो 4900 अपॉन क्या आ जाएगा 8, सो इट विल बी, इसको डिवाइड करेंगे आप, सो 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, सो इट विल बी 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं वो सारी वेरीफाई हो रही नहीं हो रही। फर्स्ट केस में एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 इंटू 10 की पावर -2, एरिया कम था तो प्रेशर देखिए ज़्यादा आया नहीं जाया इससे कंपैरेटिवली, और सेकंड केस में एरिया की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, तो प्रेशर की वैल्यू कम आई नहीं आई। तो इसके बेस पर आपका प्रेशर का कंसेप्ट और थ्रस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।